चलो छोटी बात पूछ लेना, बता देंगे। ये पीडीएफ चाहिए तुम लोगों को? दरवाजा लगा तो ये किसका था? मैथ्स या फिजिक्स? दोनों है। चलो लास्ट क्लास में हम लोग मोल कैलकुलेशन कर लिए थे ना। चलो अब आज आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 19, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्कूलिंग है या नॉन स्कूलिंग? स्कूलिंग है। जब हमारा वीक जब रहेगा डॉट सेशन, आई थिंक कल डॉट सेशन है ना रे? अरे भाई काहे उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहा है कि स्कूल बंक कर दे। चल जब तुम्हारा स्कूल ना हो या मॉर्निंग में जब खाली हो या तुम्हारा जिस दिन इवनिंग में क्लासेस ना हो, आके मेरे से पढ़ लेना। क्लियर? एनसीईआरटी जब चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद रीड करना, जो चीज नहीं समझ में आएगा वो चीज पूछ लेना। ऐसे ये नहीं कि चैप्टर निकाल के यहाँ पढ़ाएंगे, उस तरह नहीं। तुम पढ़ो, हम एक बार पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर पढ़ना, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना। चलो स्टार्ट करें। हमारे पास मोल कैलकुलेशन हो चुका था। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एवरेज। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, देखो एवरेज कैसे निकालते थे? सिंपली पढ़े थे ना, मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए जितनी क्वांटिटी होती थी सबको ऐड करते थे। जितना 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 क्वांटिटी को ऐड किए उसका काउंटिंग होगा, उसी से डिवाइड कर देते थे। जैसे अगर मान के चलो कि दो नंबर्स है 5 और 7, अगर 5 7 का एवरेज निकालना तो 5 और 7 को ऐड करते थे, 2 से डिवाइड कर दोगे, यही हो गया एवरेज। क्लियर? अब यहां पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास, तो एटम का जो होगा वो एवरेज मास हम लोग देखने वाले हैं। अब ये एवरेज मास कैसे होगा और किसका होगा वो समझेंगे। तो ये जो हमारे पास एप्लीकेबल होगा, इट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स विनायक? इसी को बोलते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, सही बोला, उसके बाद फिर ऐसे दूसरे ने कुछ बोल दिया, गलत कर दिया। 100 बार होता है जब एटॉमिक मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स होता है सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास होगा। क्लियर? तभी तो मास का एवरेज निकालोगे। मास जब डिफरेंट होगा तभी तो एवरेज निकालोगे, और उसी को बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? अभी चलो देखो यहां पे ये जो हमारे पास एप्लीकेबल होगा वो आइसोटोप्स के लिए। आइसोटोप्स बता चुके हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब उसी मास का एवरेज निकालेंगे। जैसे हमारे पास कंसीडर करना क्लोरीन, हमारे पास क्लोरीन, याद करो एक का एटॉमिक नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना था? 17। एक का मास हमने कितना लिखा था और दूसरे का 37। अब देखो हमारे पास दो चीज दिया रहेगा, या तो परसेंटेज अबंडेंस दिया रहेगा या रेशियो ऑफ अबंडेंस दिया रहेगा। परसेंटेज ऑफ अबंडेंस और रेशियो ऑफ अबंडेंस कहने का मतलब समझना, ये हमारे पास अबंडेंस मतलब नीचे में कितना मिलता है, सीधा सिंपल। तो
तो जब हम पता करें तो ये पता चलेगा कि ये हमारे पास, अगर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स, अगर हमने धरती से क्लोरीन, अगर मान के चलो क्लोरीन एक बॉल है, तो अगर 4 एटम उठाएंगे तो 3 एटम क्लोरीन के होंगे, एक 35 का वेट का होगा और एक हमारे पास 37 का होगा। या अगर हम इसी चीज को परसेंटेज में भी देखेंगे, ये क्या हो गया, ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास रेशियो में है। और दूसरा, अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में करना चाहें तो ये हमारे पास 75% होगा और ये हमारे पास 25%। सीधा सिंपली इस नंबर को कैसे चेंज किया, ये टोटल कितना, सॉरी इसका क्लोरीन का कितना एटम्स आ रहा था, 3, आउट ऑफ कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर, 25 3 75। अब इसमें जब करेगा तो 1/4 का परसेंटेज निकालेगा 25। क्या बात समझ में आया? तो या तो आपको क्या दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, या तो आपके पास परसेंटेज दिया रहेगा। अब यहां से इसका एवरेज कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा समझना। आप एवरेज निकालते थे तो सीधा सिंपली क्या करते थे, जितने उसको ऐड करते थे। अब मान के चलो यहां पे अगर 4 एटम है, 4 एटम है, 3 एटम हमारे पास क्या होगा 35, तो सीधा सिंपली करेंगे नहीं, 35 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास एक एटम क्लोरीन का, तो सीधा सिंपली सिर्फ 37 एक बार ऐड होगा, डिवाइडेड बाय कितने बार, कितना एटम्स हमने लिया था 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या बात समझ में आया? तो हमारे पास यहां से समझना फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है हमारे पास, या तो अब अगर हमारे पास किसी चीज का अबंडेंस हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास x है, ये y है, क्लियर, या तो रेशियो होगा या परसेंटेज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एवरेज एटॉमिक मास होगा तो हमारे पास क्या करेंगे, एटॉमिक मास, एक का एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास इनटू हमारे पास डायरेक्ट सीधा कर लो, x में मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक मास फर्स्ट इनटू उसका अबंडेंस जिसमें दिया रहे, परसेंटेज में या रेशियो में। दूसरा हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ सेकंड इनटू हमारे पास अबंडेंस, इसका x कंसीडर कर रहे थे, इसका y, डिवाइड बाय, अगर परसेंटेज में दिया रहेगा, अगर परसेंटेज में दिया रहेगा, दोनों को ऐड करने के बाद और 2 चीज समझना, एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है परसेंटेज। फ्रैक्शनल बताता है 1 में कितना, आउट ऑफ 1, और परसेंटेज बताएगा आउट ऑफ 100। क्लियर? जैसे अगर आपने अभी 10th का एग्जाम दिया होगा तो 500 का मार्क्स हुआ, 500 का एग्जाम होता है, तो अगर 500 में अगर आप 400 लेके आओ तो 400/500 इंटू 100 जब करोगे तो 80% बनेगा। तो ये क्या बता रहा है 80%, कि वही एग्जाम जो 500 का दिए, अगर तुम 100 का देते तो कितना आता 80। अब फ्रैक्शंस क्या होता है वो समझना, ये जब आप कर रहे हो 400 डिवाइड बाय 500, ये जब सॉल्व करोगे तो ये 0.8 आएगा। तो अगर वही मार्क्स अगर एक नंबर का देते तब आपका कितना आता 0.1। क्या बात समझ में आ गया इतना? तो ये हमारे पास क्या, हमारे पास अगर परसेंटेज x और y अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि परसेंटेज ही दिया हुआ है, अगर उसमें भी करोगे तो रेशियो वही आएगा 1:3, 25। और तो अगर हम इसको परसेंटेज ही कंसीडर कर लेते हैं, x और y क्या है परसेंटेज अबंडेंस, तो अगर x और y को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 100। यहां से इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज क्या करते हैं वो देखना। आपने पढ़ा है मैथ्स, एटॉमिक मास इनटू x, इसको I और इसको I कंसिडर कर रहे हैं, डिवाइड बाय हमारे पास Ni, इसको हम ऐसा कर सकते हैं समेशन I इज इक्वल्स टू 1 और यहां पे I इज इक्वल्स टू n चला जाएगा। ऐसा पढ़ा 10th में नहीं पढ़ा समेशन वाला, छोड़ दे यार, छोड़ दे। ये सीधा सिंपली अगर हमारे पास दो, यहां पे तो 2 था, 3 अगर होगा तो 3 टाइम्स होगा, 3 बार आ जाएगा कि पहले का एटॉमिक मास इनटू उसका अबंडेंस प्लस दूसरे का एटॉमिक मास इनटू उसका अबंडेंस, तीसरा अगर होगा तो तीसरे का हमारे पास उसका मास इनटू अबंडेंस, और इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाओगे, जितनी बार होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाओगे। क्लियर?
और हमारे पास डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ से छोड़, बस अगर नहीं लिखे हो तो बस जो ये इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख देते हैं। ये क्या होगा हमारे पास, वेयर x एंड y आर abundance of element। अब यहां से देखना, इस क्वेश्चंस को अब यहां से बनाएंगे। देखो अगर हम क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 75 इंटू इसका वेट कितना था 35, प्लस हमारे पास इसका अबंडेंस कितना है 25, वेट कितना 37, बालक मेरे क्लास में सर ना नीचा करे, डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आएगा आपका 35.5, जो क्लोरीन का आप एटॉमिक मास कंसीडर करते हो वही आएगा। अगर आपने रेशियो वाला किया होता, अगर किया होता तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू हमारे पास 35 प्लस इसका 1 था तो इसका वेट कितना है 37, तो 1 को 37 से मल्टीप्लाई करो या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टोटल रेशियो को सम कर दो, कितना हो गया 3 और 1 4। इसको भी सॉल्व करोगे ये भी एग्जैक्ट नंबर देगा 35.5। क्या बात समझ में? ये सिग्मा वाला तुम लोग नहीं पढ़ा था, मीन मोडियम वाला? ये वाला टर्म्स नहीं पढ़ा था? हाँ मतलब वो सिंपली क्या था कि देखो गौर से देखोगे, ये जो टर्म्स है एवरेज एटॉमिक फर्स्ट, फिर ये हमारे पास फर्स्ट का अबंडेंस, फिर हमारे पास सेकंड का अबंडेंस, थर्ड होगा थर्ड का अबंडेंस। वो अगर सिग्मा लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसको सम कर रहे हो सिंपली। तो उसी चीज को जनरल रिप्रेजेंटेशन था। अगर लिखना चाहोगे तो एवरेज एटॉमिक मास, अगर वो सिंबल यूज करोगे तो ये सिग्मा आ जाएगा। अगर नीचे परसेंटेज वाला लिख रहे हो तो नीचे डायरेक्ट हमारे पास 100, और ये क्या आ जाएगा एटॉमिक मास, ये यहाँ पे आई, और हमारे ये सॉरी एटॉमिक मास एक टर्म लिख देंगे ना, एटॉमिक मास आई और उसका एक्स कंसिडर कर रहे हैं अबंडेंस। अब यहाँ पे आई बराबर 1 होगा और ये आई बराबर n तक चलते जाएगा, जितना अबंडेंस होगा 3 या 4। क्लियर? तो ये अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो ये सिग्मा के टर्म्स में है, अगर नहीं लिखना चाहोगे तो कोई लिख लो, बस कुछ नहीं है, बस उसी के टर्म्स को बार बार रिपीट करते जाएंगे जितना टर्म तक जाएगा। ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, बस उसी चीज को लिखने का तरीका है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ही टर्म्स में हमारे पास लिखना। बढ़े आगे, एक क्वेश्चंस करते हैं इसका। इसका जनरली एक आयरन का पूछता है, एक क्लोरीन का पूछता है। तो क्लोरीन का मैंने बता दिया, आयरन का मैं लिख दे रहा हूं। आपको
इसके चार एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उसका अबंडेंस लिख दे रहा हूं, आपको उसके बेसिस पे बना लोगे। चलिए हो गया। आयरन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है? 26। कुछ नहीं, अच्छा यहाँ पे चार्ट था, कैसे चला कोई मतलब नहीं। अभी एक छोटा सा ट्रिक होता है 21 से 30 तक याद करने का। मैंने जो टर्मोलॉजी याद किया है वो स्कूटी वर्सेस कार में फरारी को निकाल कुंजी, ये एक सीधा सा टर्म। तो ये 21 से 30 तक आ गया, लिख लिए। देखो यहां से अस्कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। गौर से देखो, स्कूटी वर्सेस कार में फरारी को निकाल कुंजी, ये टर्म्स है, बस ये याद रखना। हर एक पीरियड्स का और ये हर एक ग्रुप का एक टैगलाइन होता है, अगर याद रखोगे पूरा पीरियड टेबल याद हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं आयरन का लिख रहा हूं। आयरन के हमारे पास आइसोटोप्स दिए हुए हैं, आइसोटोप्स, और उसका हमारे पास दे दिया हुआ है अबंडेंस। क्या क्या दे दिया हुआ है? आयरन हमारे पास है 54, आयरन हमारे पास 56, आयरन हमारे पास 57, हाँ 3 है, और इसका अबंडेंस का दिया हुआ परसेंटेज 5%, 90% और 5% दिया हुआ है। आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, निकल जाएगा। अच्छा एक ये अभी क्वेश्चंस करो और एक दो और अबंडेंस का रेशियो लिख दे रहे हैं, घर में ट्राई करना। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक का वेट 81 और एक का 79, अबंडेंस दिया हुआ है 51% और दूसरे का 49%। इसका भी निकाल लेना। और ये जो एवरेज निकालोगे ना, और पीरियड टेबल में जो नंबर्स लिखा होता है ना, जो एलिमेंट्स देखते हो उसमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर लिखा होता है, वो जो नंबर फ्रैक्शंस में आता है उसका रीजन यही है कि वो आइसोटोप्स का एवरेज निकालोगे तो फ्रैक्शंस में आएगा। और कुछ टंगस्टन ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लोरीन कर चुके हैं, आयरन नहीं, बस इतना ही है। टंगस्टन तुमसे पूछेगा नहीं, फालतू का उसमें बहुत सारा होता है। और ट्राई करें कि कैलकुलेशन थोड़ा सा, अब यहाँ पे घर में जब बैठे हो तो आपके पास इनफ टाइम है बिना कैलकुलेटर के करना, ताकि वो आप यूज टू हो जाओ। क्योंकि मेंस में आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। थिंक विदाउट इंक, वही वाला कॉन्सेप्ट, मगर इंक के साथ रहेगा। आपका पेन तो रहेगा, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा अपने से। सिंपली इसमें क्या करना था आपको, देखो ये हमारे पास 54 इंटू 5 आ जाएगा। कर रहे हो, रुक जाओ। कितना लिखा है वाला? 53 नहीं आएगा, 55.95 आएगा। 54, 56, 57 यही लिखा हुआ ना, 54, 56, 57, ठीक है। परसेंटेज जो है 595, हाँ ठीक है। तो उसके हिसाब से जो आना चाहिए वो 55.93 आना चाहिए। अरे तो वो 56 के अराउंड आएगा ना। फिर अरे देखो ये मैक्सिमम के बराबर थोड़ी आएगा, तुमने जो लिखा है पहला जो देखो ये नंबर के आसपास आएगा। ये 90% है तो इसके आसपास आएगा, हाँ 95 आएगा एग्जैक्ट। फिर भी 85 तो राउंड ऑफ कर सकते हो। सिंपली कुछ नहीं करना, 54 का कितना अबंडेंस 5%, 54 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 56 का कितना 90, 56 इंटू 90 प्लस हमारे पास 57 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करना आना चाहिए 55
95 चेक कर ले। ब्रोमीन वाला घर में कर लेगा। चले अब आगे बढ़े आगे। पीडीएफ चला जाए। कितना खुशी किस बात का है रे। 79 और 81। 71 नहीं है, 79 है। चले बढ़े आगे। अब हम लोग समझेंगे मौलिक एवरेज। लिख ले लिख ले। एवरेज को एक और नाम से आना था मीन। मीन सुना है ना। तो एटम्स के लिए यूज करते हैं एवरेज, मगर जब मॉलिक्यूल्स हो तो उसके लिए यूज करेंगे मीन। उसमें आ जाएगा मीन मॉलिक्यूलर मास। इसमें था एवरेज एटॉमिक मास AAM, वहां पे आएगा MM। कितना होगा एवरेज, सॉरी मीन मॉलिक्यूलर मास, ट्रिपल M आ जाएगा MMM। हो गया। अब मीन मॉलिक्यूलर मास। मीन मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, एवरेज का ही दूसरा नाम है। बस साउंड अच्छा करे, वो एवरेज की जगह पे मीन लिखा हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां पे भी क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज क्या निकालेंगे वो थोड़ा सा समझना। वहां पे एटम था तो वो आइसोटोप्स था। ये जो हमारे पास होगा गैसियस मिक्सचर का होगा। तो मान के चलो कि कंटेनर है आपके पास। कंटेनर नहीं आया, कंटेनर। ये एक हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास अलग अलग गैसेस मिक्स होंगे। अब कम से कम कितने होने चाहिए, दो से ज्यादा हो, कितना हो उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम मिक्सर तो होने के लिए दो ही तो चाहिए कम से कम। एक तो ये प्योर ही हो गया। तो हमारे पास कंसीडर क्या कर रहे हैं कि ए गैस, हमारे पास ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है और सो ऑन है। और ए गैस का हम लोग N1 मोल्स मिल रहे हैं। बी का हमारे पास ऐसा, इसको ऐसे कर देते हैं, Na कर देते हैं, Nb कर देते हैं और Nc। और कुछ गैसेस होगा डॉट डॉट, अगर डी होगा तो Nd कंसिडर कर लेंगे। क्लियर। अब हमारे पास क्या करना है कि यहां पे जो गैस है इसका हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है या मीन मॉलिक्यूलर मास निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो समझना। याद करो कि अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो सिंपली क्या करते थे, यहां से देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते थे, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर वेट दिया हुआ तो अगर हमें वेट निकालना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का एवरेज है। तो अगर हमें मास, ये मास निकल जाएगा एक एटम एक गैस का, दूसरे गैस का भी सेम करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास और उसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर मास और उसके नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जितने नंबर ऑफ जिस गैस का जितना मोल होगा उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या दे देगा हमारे पास, वेट। हमारे पास बस थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास जो मीन मॉलिक्यूलर मास होगा, मीन मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी प्लस डॉट डॉट चलता चला जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी प्लस सो ऑन।
अब इसी को अगर हम सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू NaI MaI डिवाइडेड बाय NaI, इसका भी सम और इसका भी सम। क्या बात समझ में आए? तो जितना होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास और उसके नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। क्या बात समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? तो फिर लिखिए और एक दो क्वेश्चंस करेंगे इस पे। हो गया? बड़े हैं? अब देखो क्वेश्चन से लिख लेते हैं। वन मोल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर mixed and they have two, 3 and 5 मोल रिस्पेक्टिवली। उल्टा कर दो ये नंबर वरना बढ़ जाएगा। 5, 3 and 2 moles respectively then find out mean molecular mass। तो देखो इसमें सिंपली हम बनाएंगे कैसे, अगर हमें मीन मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो अगर क्या हमारे पास कंटेनर में 3 गैस फिक्स है, हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का कितना हमारे पास दे दिया हुआ है, 5 मोल दिया हुआ है। नाइट्रोजन का कितना दे दिया हुआ है, 3 मोल और ऑक्सीजन का 2 मोल। सॉरी 2 मोल है ना, 1 मोल नहीं है। अब हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन का हमारे पास कितना था, 5 मोल। 5 मोल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना, अरे H2 है, H नहीं है तो 2 हो जाएगा। तो 1 जो बोल रहे थे उसके लिए हम बात कर रहे थे। नाइट्रोजन का कितना मोल्स दिया हुआ है, 3 मोल्स। हमारे पास नाइट्रोजन कितना हो जाएगा N2 गैस का, एक का 14 मगर है क्या N2, तो 14 प्लस 14 28 प्लस हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन का है। अब एक मोल एक एटम का वजन जो होगा वो 16 मगर है O2 तो 16 16 32 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का हमारे पास 5, नाइट्रोजन का 3 और हमारे पास ऑक्सीजन का 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 प्लस 3 8 जा 24 2
हमारे 3 2 6 और 2 8, और यहाँ पे 64 डिवाइड बाय 100, सॉरी 10, हमारे पास 4 4 8, 6 4 हमारे पास 14, 6 8 14, 14 और 1 15। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 15.8 हमारे पास। अगर जिस यूनिट में दिया रहेगा हमारे पास, अगर ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो ग्राम में पुट आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास एटॉमिक मास में दिया हुआ है तो फिर हमारे पास जो अगर एमयू में दिया रहेगा तो एमयू में वाले में आ जाएगा। तो हम लोग यूनिट बात पहले कर चुके हैं। मोल्स की जगह आज से आपको वजन दे दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। दूसरा याद दे दिया जाएगा कि इतना हमारे पास वॉल्यूम है। और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है जब उसमें आपको बता देगा प्रेशर इतना है, पार्शियल प्रेशर टर्म्स आएगा। तो अभी जितना इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन देंगे। पहले तो इतना लिखे,
कितना आया, कोई कैलकुलेट किया? और किसी का? अरे एक ही नंबर पुट किए हो यार, तू तो वैसे फिर ले ही आएगा। सम करके कितना लेके आए थे? टोटल सम करोगे तो कितना आया था? वेट का अगर सम करो तो 70 100, ये 128 लाया है। 8 4 12 12 और हमारे पास 6 18, 8 1 कैरी किया, हमारे पास 6 2 8 और एक 1 9 9 और 2 11 एक 12, एक 128/23 आ रहा है ना? तो कहाँ किया है रे? अच्छा वो गलत लिखा है, एक मिनट रुक जा, ये गलत लिखा है, ये अरे गलत लिखा है, ये 10 मोल लिया। हीलियम का एटॉमिक मास ऊपर वाला था 4, ये अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिखा है यार, ये वेट है, ये वेट है, इससे मल्टीप्लाई करना था। हो गया। इसमें सिंपली आपको क्या करना था, हमारे पास 10 इंटू हीलियम का आ जाता 4 प्लस 8 इंटू 2, ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? इंडिकेट करना पड़ेगा या हो जाएगा? चलो मीथेन का जो लोगे वो हमारे पास 16 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 इंटू 1, ये हमारे पास मोल्स ऑफ हीलियम है, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, बस एक ही समझाने के लिए। और हमारे पास 10 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, कितना आंसर लेकर आ रहे थे बालक? अच्छा सॉरी, इसे नहीं, हमारे पास कितना ठीक तो है? क्या चाहिए? 16 इंटू 4, हाँ क्या है? कौन सी में प्रॉब्लम है? 16, अरे ये हमारे पास 12 और 4 कितना हो गया? 16, तो 16 का कितना मोल्स है? 4, तो 16 इंटू 4, इसीलिए बोल रहा हूं कि लिख दो एक बार फॉर्मूला, या फिर हो जाएगा तुम लोगों से। देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मीन मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या लिखोगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इनटू हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अब जितना आएगा करते रहना। ये कर लोगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे डेंसिटी। डेंसिटी भी दो तरीके का होता है, एक होगा एब्सोल्यूट और दूसरा होगा हमारे पास रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव आपको थोड़ा आइडिया है क्या? बोल। किसी के कंपैरिजन में कोई नंबर बोलेंगे तो वो हमारे पास रिलेटिव टर्म्स हो गया। एब्सोल्यूट जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या बोलूं, जैसे अगर मेरा वेट, मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेट 80 kg है, इसका वेट लेते हैं, कम हो जाएगा, इसका वेट 40 kg ले रहे हैं, तो इसके वजन से हमारे पास क्या होगा, इसका वजन इसके वजन से मेरा वजन 2 टाइम्स होगा। तो ये 2 टाइम्स हमारे पास क्या है कि कंपेरेबल क्वांटिटी है कि इसके रिस्पेक्ट में कितना है। याद करो हमने रिलेटिव चार्ज पढ़ा था, तो हमने पता किया था प्रोटॉन्स के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज, या इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में प्रोटॉन पे चार्ज, तो उसमें +1 और -1 आया था। सेम चीज यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखना चाहेंगे तो अगर इसको 1 कंसिडर करेंगे तो इसके वजन के कंपेयर में हमारे पास क्या होगा 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है, एग्जैक्ट कितना है हमारे पास, इसका 40 और मेरा 80, तो ये एब्सोल्यूट हो गया। रिलेटिव क्या हो गया 2 टाइम्स। क्लियर? अब यहां से हम लोग देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी हमारे पास दो अलग अलग होगा। पहला हमारे पास
जो हम बात करेंगे, पहले तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात करते हैं। एब्सोल्यूट और हमारे पास रिलेटिव। रिलेटिव में कभी भी हमारे पास यूनिट नहीं होगा और एब्सोल्यूट में हमारे पास हमेशा यूनिट होगा। देखो अब एब्सोल्यूट में भी हमारे पास क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का हमारे पास फिक्स एक ही तरीका पढ़ेंगे और हमारे पास गैस का अलग तरीका होगा। जैसे सॉलिड और लिक्विड का जो आप डेंसिटी बराबर आप पढ़ते हो वो आप क्या पढ़ते हो, मास बाय वॉल्यूम पढ़ते हो। गैस के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों गैस को जिस कंटेनर में डालेंगे उसका वॉल्यूम अप्लाई कर लेगा, तो उसका हमारे पास मास बाय वॉल्यूम नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आया? तो ये सिर्फ लिक्विड का कर सकते हैं। लिक्विड का अगर किसी कंटेनर में डालो शेप ले लेगा, मगर अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है तो दूसरे कंटेनर में भी डालेंगे तो 1 ही लीटर होगा, तो वॉल्यूम फिक्स, उसका मास। गैस के केस में ऐसा नहीं होगा। अब याद करो, मोल के कैलकुलेशन करने के समय आपने एक इक्वेशन पढ़ा था, PV इज इक्वल्स टू nRT पढ़ा था। अब यहां से देखो, ये P क्या था, प्रेशर, V क्या था, वॉल्यूम, N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या था, कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में। अब यहां से देखो PV, नंबर ऑफ मोल्स को वेट अगर दिया हुआ है तो वेट बाय क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो, इनटू हमारे पास R और T आ जाएगा। अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को हम इधर ले आए, वेट बाय वॉल्यूम, ये वेट किसका है, गैस का, वॉल्यूम किसका, गैस का। ये जो इक्वेशन होता है वो गैस के लिए। तो अब यहां से R इंटू टी, देखो तो वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है वो गैस का, तो वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगा। बस अगर यहां पे हमारे पास गैस का है तो इस चीज में छोटा सा इसको और छोटा करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, अब ये जो आ जाएगा वो डेंसिटी ऑफ गैस हो जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ गैस इंटू RT हो जाएगा। अब अगर हम इसी चीज को डेंसिटी ऑफ गैस बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो ये RT डिवाइड में चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, PM बाय RT, या इसको 2 बार लिख लो, मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेंसिटी निकालने का। P क्या है, प्रेशर, MM क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, R कांस्टेंट, T टेम्परेचर लिख देते हैं। वेयर P प्रेशर हमारे पास है, MM हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, R हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होगा 0.0821 हमारे पास ATM, जब प्रेशर ATM में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, पर केल्विन पर मोल। और दूसरा 0.083 जब प्रेशर हमारे पास बार में आ जाए, वॉल्यूम लीटर में हो, पर केल्विन पर मोल। अभी 2 ही वैल्यू आपको याद रखना है। और T एक बच गया, T क्या था हमारे पास, टेम्परेचर। क्लियर? ये हो गया एब्सोल्यूट। सॉलिड और लिक्विड का निकालना है तो मास बाय वॉल्यूम, अगर गैस का निकालना इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय RT। क्लियर? अब यहां से देखेंगे दूसरा रिलेटिव। अब जो रिलेटिव होगा उसमें भी हमारे पास वही सेम चीज कि रिलेटिव हमारे पास 2 होगा। रिलेटिव होगा एक सॉलिड लिक्विड के लिए और दूसरा जो होगा वो हमारे पास गैस के लिए। रिलेटिव टर्म्स हमारे पास 2 होगा। एक हमारे पास जो बोल रहे हैं वो हमारे पास सॉलिड,
सॉलिड और लिक्विड के लिए, और दूसरा हमारे पास गैस के लिए। देखो सॉलिड और लिक्विड के लिए जो टर्म्स होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पे नाम में डेंसिटी कहीं नहीं है, मगर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? एक रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि पानी के रिस्पेक्ट में किसी मैटर का कितना डेंसिटी है। तो नीचे भी डेंसिटी, पानी का डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास क्या आएगा? अगर वेट हम ग्राम में ले रहे हैं, वॉल्यूम ml में ले रहे हैं, तो ग्राम पर ml, नीचे भी ग्राम पर ml। तो रिलेटिव में जो आएगा वो ऊपर भी ग्राम पर ml, नीचे भी ग्राम पर ml, कैंसिल हो जाएगा। रिलेटिव में कोई यूनिट नहीं। जैसे अभी हम बोल रहे थे इसका वजन 40 है और मेरा 80, तो ये जब 2 टाइम्स बोल रहे थे, 2 टाइम्स का कोई यूनिट नहीं था। तो सेम चीज रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होता है। तो जब हमारे पास इसका जब बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होगा? हमारे पास डेंसिटी ऑफ मैटर। मैटर में हमारे पास क्या? सॉलिड और सिर्फ लिक्विड, डिवाइड बाय हमारे पास जो आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये देखो वाटर का डेंसिटी हमारे पास भी टेम्परेचर पे कंसीडर नहीं करेंगे, वो कंसीडर करते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर? डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब यहां से समझना, किसी मैटर का अगर हमारे पास कोई ऑयल है जिसका डेंसिटी है हमारे पास 2 ग्राम पर ml, पानी का डेंसिटी कितना होगा? 1 ग्राम पर ml, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आएगा? सिर्फ 2, कोई यूनिट नहीं। अगर इस तुम चाहते हो केल्विन में चेंज करना तो केल्विन में चेंज कर लो, तो उसमें लिख सकता है 277 डिग्री 277 केल्विन। बस हमें ये बताना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि डेंसिटी जो वाटर का होगा H2O का एट 4 डिग्री सेल्सियस ये होता है 1 ग्राम पर ml। तो जो जितना डेंसिटी होगा मैटर का उतना ही रहेगा। बस जैसे अगर पहले अगर 2 ग्राम पर ml था, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो सिर्फ 2। इसका बस ये जरूरत था ना कि अगर हमारे पास पानी से हैवी होगा तो वो करेगा। तो ये चीज हम पता करने के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास जो मैटर है वो फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा। इस वजह से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते थे। इसका हमारे पास मूल कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं था, मगर हमारे पास टर्म है तो एक बार सीख लो, ताकि कहीं अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो मालूम होना चाहिए। दूसरा, गैस के केस में अगर हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे तो हमारे पास होता है वेपर डेंसिटी। यहां पे हमारे पास वेपर डेंसिटी, और ये जो वेपर डेंसिटी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? अभी ये क्या बोले? रिलेटिव टर्म्स है, तो ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी होगा। ऊपर डेंसिटी होगा गैस का, और नीचे जो डेंसिटी होता है वो हमारे पास होगा वो हाइड्रोजन गैस का होगा। अब देखो कोई इंडिविजुअल गैस का, उसका रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन गैस का जो हमारे पास डेंसिटी जिस कंडीशन में, जिस प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे मेजर करेंगे, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास गैस का और हाइड्रोजन गैस का दोनों का सेम पे करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखे और दूसरे का 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं करेंगे। सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे हमारे पास जो गैस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो होगा वही क्या कहलाएगा? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी हमारे पास क्या होगा? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको यहां पे ले लीजिए, इसको डिटेल में देखेंगे, पहले इतना चार्ट कंप्लीट कर लीजिए।
यहां तक किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो रिपीट कर देंगे, अगर नहीं है तो जल्दी लिखिए। बोलो, अरे बोलो ना, पहले दिन बोले थे अगर कुछ ना समझ में आए तो बोलो, अगर नहीं बोलोगे तब कैसे समझ में आएगा। ये वाला हो गया। रिलेटिव वाला हमारे पास सिंपली क्या है कि किसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास डेंसिटी में पता करेंगे। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड में, तो सॉलिड और लिक्विड में हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी मैटर का डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मैटर, नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। दूसरा जो वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेपर डेंसिटी हम बात करें कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना, हाइड्रोजन गैस का जो डेंसिटी होगा वो हमारे पास दूसरे गैस के कंपेयर में, जैसे हमने एक लिया हाइड्रोजन गैस सबके लिए कॉमन होगा, तो हाइड्रोजन गैस, और दूसरा हमने लिया ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के गैस के रिस्पेक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कितने टाइम्स होगी। जैसे अभी बोल रहे थे उसका वेट 40 है, मेरा 80 है, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा वजन कितना हो गया, 2 टाइम्स। तो उसी तरह हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी का डेंसिटी क्या होगा, वही का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे गैस का डेंसिटी जो होगा वही क्या होगा, वेपर डेंसिटी। और पानी के कंपेयर में किसी दूसरे मैटर का जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बात समझ में आया अब, क्लियर, किसी को प्रॉब्लम। फिर से, पानी के रिस्पेक्ट में किसी का ग्रेविटी डेंसिटी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में किसी का डेंसिटी वेपर डेंसिटी। बस इतना ही चीज है, बाकी इधर तो फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूले निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम। मोल अगर निकालना सीख गए हो तो वेट में क्या करते थे, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास करते थे। बस हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास को इधर लिया, वॉल्यूम को नीचे, वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी। प्रेशर लिखा हुआ होता है, वेयर P इज इक्वल्स टू प्रेशर। कहां खो गया बालक, यहां हम सोचे कि कहां देख रहा है। ये एब्सोल्यूट निकालने का तरीका है, इसका यूनिट आएगा, और ये सारे कैसे होंगे, यूनिटलेस। लिख लेना एक छोटा सा लाइन कि ये सारे हमारे पास कैसे होंगे, यूनिटलेस। समझ में आ गया, होता क्या कि समझ में आ गया, अगर नहीं अगर लिखा रहता तो कभी कभी चीजें भूल जाते हो, मेंशन कर लो। अच्छी, रुक जा, पहले बोल रहे टेम्परेचर क्या बोल रहा था, 40 नहीं 4 डिग्री सेल्सियस है बालक, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी 1 ग्राम पर ml होता है। आर का वैल्यू डिपेंड करता है ना प्रेशर किस यूनिट में दिया हुआ है, हमारे पास प्रेशर किस यूनिट में दिया हुआ है उस फेज पर, क्योंकि प्रेशर अभी तुम लोगों को हम यही बताए हैं कि बार वाला और एक एटीएम वाला, तो इसी के बेसिस पे लिखे हुए हैं। तुम्हारा फिजिक्स में क्या चल रहा है, जनरल मैथमेटिक्स या फिर वेक्टर चल रहा है ना, तो वहां पे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे तो वहां पे प्रेशर, देखो प्रेशर का बहुत सारा और यूनिट भी होता है, एक होगा टॉर और तुम्हारे पास एक होगा mmHg, तो उसका क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, तो अगर आएगा तो फिर अगर एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या एक रिलेशन है, जैसे लिखते हो ना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 मीटर, तो हर एक प्रेशर का यूनिट का अलग अलग हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। तो आपने जो पढ़ा होगा पास्कल पढ़ा हुआ है, पास्कल पढ़ा है ना, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल, तो पास्कल के बेसिस पे ये लिख सकते हो कि 1 बार जो हमारे पास होता है 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 -5 लिख दी ना, प्लस
ये हमारे पास 5 पास्कल आ जाएगा। तो अब देखो यहां से जहां बार लिखा हुआ था वहां पे एक बार की जगह पे क्या लिख दोगे 10 टू पावर 5। बस इतना छोटा सा काम करना है। दूसरा और देखो, अगर एक और हमारे पास होता है कि 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर। ये भी एक प्रेशर का यूनिट है। जहां पे एटीएम लिखा हुआ है वहां पे सिंपली 760 से मल्टीप्लाई कर दो, आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब वो आ जाएगा टॉर लीटर पर केल्विन पर मोल में। दूसरा देखो 1 एटीएम बराबर एक और प्रेशर का यूनिट होता है जिसको बोलते हैं mmHg। तो 760 mmHg बराबर होता है 1 एटीएम। तो जहां पे एटीएम लिखा हुआ 760 से मल्टी, तो प्रेशर और टेम्परेचर जो रहता है वो कैलिब्रेट अलग अलग यूनिट हो सकता है। तो या तो बार होगा, या तो एटीएम होगा, या तो पास्कल होगा, या तो टॉर होगा, या तो mmHg में होगा। जो लिखा हुआ उसी को रिप्लेस कर देना, आपको फॉर्मूला बनते चला जाएगा। क्लियर? बढ़िया आ गया। एट 4 डिग्री सेल्सियस, अरे ये नीचे लिखा हुआ है कि डेंसिटी जो वाटर का होगा ना एट 4 डिग्री सेल्सियस ये 1 ग्राम। वेपर डेंसिटी भाग खत्म करेंगे, रुक जाओ। अरे तो बस फॉर्मूला लिखे हैं, ये तो सिंपल सा लिखे हैं। तो वेपर डेंसिटी अब यहां से देखेंगे, जो मेनली पढ़ना था ये 2 चीज पढ़ना है, हमें पढ़ना था ये और ये टॉपिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गैस के बारे में डिस्कस करते हैं, मगर हम जो देखो सॉलिड और लिक्विड का भी आएगा। तो एक तो ये तो पहले से पता था, ताकि एक जगह रहे तो तुम्हारे पास कंफ्यूजन कम हो, इसी वजह से लिखवा दिए। आगे बढ़े। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेपर डेंसिटी को। वेपर डेंसिटी को अगर सिंपली डिफाइन करेंगे, इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। एक डिफिनेशन एक लाइन का लिख लो, इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस with respect to hydrogen gas at constant temperature and pressure। कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दूसरे गैस का कितना डेंसिटी है। अब यहां से देखो हमने क्या पढ़ा, वेपर डेंसिटी बराबर हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। कुछ देर पहले हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला लिखे थे, प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय आरटी। यहां पे वही यूज करने वाले हैं। तो वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस बराबर लिख सकते हैं प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय आरटी। ये तो डेंसिटी ऑफ गैस के बराबर लिखे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय आरटी। देखो इसको सॉल्व करने आता है, फर्स्ट और लास्ट वाला न्यूमरेटर होगा, सेकेंड और थर्ड डिनोमिनेटर होगा। जैसे इस चीज को समझना, जैसे 2 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3, इसको डिवाइड कर रहे हैं 3/4 से। तो 2/3 इसको डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो ये उल्टा हो जाएगा 4/3। गौर से देखना, ऊपर और लास्ट वाला टर्म सेम 2 और 4, सेकेंड और थर्ड टर्म्स डिनोमिनेटर बन गया। बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, सबका लेवल एक नहीं होता। अब देखो यहां से ये RT कैंसिल, या तो एक बार लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, R और T ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय हमारे पास RT नीचे रह जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास इनटू प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। यहां से RT और RT कैंसिल,
क्योंकि सेम टाइम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहे हैं, तो जिस डेंसिटी जो डेंसिटी मेजर कर रहे हैं गैस का, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस का भी मेजर कर रहे हैं, तो प्रेशर और प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन गैस का H2 का, तो कुछ नहीं आया। लास्ट में अगर आप देखो, इस चीज को हटा दे, हमारे पास लास्ट में क्या आया वो देखें, वेपर डेंसिटी बराबर हमारे पास क्या आ गया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होगा, तो किसी भी मॉलिक्यूलर मास की कोई भी गैस का मॉलिक्यूलर मास लो, 2 से डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। क्लियर? आज के लिए काफी।